मैं शहर अपने मामा के घर रहता था। वह दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। मामी जवान और खूबसूरत थी। मैं और मामी घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मामी का कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर झाँका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मामी तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और ये लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामा की बीवी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे में खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई है। मेरी मामी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बेवक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं 11 बजे ही घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर ये मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वह मामी जिस पर मुझे बहुत ही नाज था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी मामी जैसी हो, वह सब भरम पल भर में मिट्टी हो गए थे। मैं दबे कदमों वापस पलट गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो, और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह खत्म ना हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नजर मिलाने के काबिल न रहते। मैं घर से निकलकर बेमकसद सड़क पर चला आया था, और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था, मामी के कमरे का। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में मौजूद थी, उसे बयां करते हुए भी मैं शर्म से ज़मीन में गिर जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या ख़ानदान की कोई औरत इस तरह ख़ानदान की इज्जत को मिट्टी तले मिला रही है। मुझे मामी के साथ रहते रहते 6 महीने होने वाले थे, लेकिन उन 6 महीनों में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी सादी नज़र आने वाली मेरी मामी ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी थी। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी मामी अपने पति की गैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम रितेश है। मेरा ताल्लुक पंजाब के एक गांव से है, और फिर मेरी ज़िंदगी में वह वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता, इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे मामा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे और 15 दिन में उन्हें वापस दुबई चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैंने डरते हुए मामा को बताया कि उनकी कोई नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर में नहीं आया हूँ, कि कहीं मेरी वजह से वे लोग परेशान ना हो जाए। यह सुनकर तो मेरे मामा मुझसे खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी मामी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। तुम एक दफ़ा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफ़ा अपनी मामी से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका था। मामी से मिलकर तो मैं हैरान ही रह गया, और वह उम्र में मेरे मामा से आधी और इंतहाई हसीन और खूबसूरत थी। शायद ये सब मामा की दुबई वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। मामी मुझसे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी, रितेश, ये तो बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद है तो तुम्हें इस तरह हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे मामा के जाने में 20 दिन बाकी है, और तुम्हारे मामा के जाने के बाद ये घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूंगी। मामी की बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। मामा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं। अगर करूंगा तो वह कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही मैं मामा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी ज़रूरत नहीं थी, और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा यह फैसला मेरी ज़िंदगी का रोग बनने वाला है। 20 दिन झटपट गुजर गए और मामा के जाने का वक्त आ गया। मामा एयरपोर्ट पर मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तुम इसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मैंने मामा से वादा कर लिया कि मैं मामी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, और घर का और मामी का बहुत ख्याल रखूंगा। मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। मामा को छोड़कर हम दोनों घर आए तो वे बहुत उदास नजर आ रही थी। काफ़ी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही, और रात हुई तो जब कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी
और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मामी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर मामी कहने लगी कि मेरा नाम ईशा है, तुम मुझे ईशा कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तुम मुझे मामी कहते कुछ अच्छे नहीं लगते। मामी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और वह ठीक कह रही थी। उम्र में तो तकरीबन मेरे ही बराबर थीं, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ ठीक नहीं था। और फिर जब तक मामा यहाँ थे मैंने कभी मामी को नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं मामा के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन मामी बार बार कहती कि रितेश तुम मुझे ईशा ही कहकर पुकारा करो। मामी के बार बार कहने से मैंने उन्हें ईशा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती कि मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र ना होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ ईशा के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौट कर आता वह मेरे इंतज़ार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। अक्सर मामा का फ़ोन आता तो हम दोनों एक साथ ही बैठे होते और वो मेरे सामने ही मामा से खूब सारी बातें करती और मेरे भी मामा से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में मामा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेले नहीं है। मामी को कहीं भी घूमने जाना हो तो वो मेरे साथ ही जाती थी। शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का अंदाज़ा इस कदर मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता। पता नहीं उन्होंने मामा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र मामा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज मामा जैसे थे। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। मामा को गए पूरा 1 महीना हो गया था और उस 1 महीने में मैं और ईशा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो ईशा को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि ये ईशा मेरी मामी है, तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। और फिर जब ईशा उन्हें शरबत पेश करके चली गई तो वो कहने लगे, यार इस कदर हसीन मामी होने के बावजूद तुम्हारा मामू कैसे दुबई चला गया है? इतनी खूबसूरत बीवी को तन्हा छोड़कर कैसे जा सकता है? तुम्हारे मामा को ज़रा खौफ नहीं आया? अपने दोस्तों की बात सुनकर मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वह लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रहते हुए तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त तो मामी पर जैसे आशिकी हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में टाल दिया था, लेकिन रात को जब ईशा किचन में चाय बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने के लिए निकला था। मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 1 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा था। पहले तो ईशा को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसका लिबास देखकर हैरान हुआ। वह आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी। बिना स्लीव्स की नाइटी में उसके चांदी जैसे बाजू चमक रहे थे और उनके बाल गालों पर झूम रहे थे। एक लम्हे फिर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 22 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समुंदर मौजूद था। मेरी नजरें बार बार बहक रही थी। ईशा को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या बात है रितेश, अभी तक जाग रहे हो? मैंने फौरन ही अपनी नज़र झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका एक कयामत वाला रूप देख सकूं। मैंने ईशा से कहा कि रात आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं गया, इसलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर ईशा ने कहा कि शायद मुझे ख्याल नहीं आया। वह अचानक ही मेरे करीब आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर ईशा ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भर के मेरे हवाले कर दिया। उसकी यह हालत देखकर मेरे होश खोने लगे थे, इसलिए मैंने जल्दी से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यह सोचकर मेरा दिल डर रहा था कि मेरी कहीं बदली नज़रों का आयशा को तो महसूस नहीं हुआ होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार ये ख्याल सता रहा था कि ईशा मेरी मामी है और उसके लिए मेरे ऐसे जज्बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे मामा का ख्याल आता तो कभी ईशा का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को ईशा से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैंने खुद को ईशा से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे। ईशा भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती और ढेरों बातें करती। वह बेचारी भी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे मामा पर गुस्सा आता, या तो उन्हें ईशा को अपने साथ ले जाना चाहिए था या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को तन्हा छोड़ कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन मामा को अपनी दुबई की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मामा को भी अकेले दुबई में रहते सालों गुजर चुके थे।
लेकिन उन्हें वहाँ के पैसे की आदत हो चुकी थी और पंजाब वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्तों की भाभी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सबके दरमियान एक तकलीफ वाला माहौल रहने लगा था। मामी खुद ही मेरे दोस्तों को कहती वह यहीं आकर पढ़ाई किया करे। इस तरह उनका दिल भी लग जाता। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। ईशा अक्सर ही मुझसे उस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, ना ही उससे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं इम्तिहान के बाद उसे ज़रूर बाहर लेकर जाऊँगा। और फिर ईशा की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात में बाहर का खाना लेकर गया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। इस रात मैंने पढ़ाई भी ना की और जल्दी सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने ने भी तबीयत खराब कर दी थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और जब 10 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो मैंने कॉलेज से आधी छुट्टी ले ली। मैंने सोचा था कि घर जाकर आराम करूँगा क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आम तौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था, इसलिए मुझे बसों के धक्के खाकर घर आना पड़ा था। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसलिए मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त ईशा गहरी नींद में सो रही होती। लेकिन जैसे ही मैं ईशा के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैंने कमरे में झांका तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा है। ईशा जिस हाल में अंदर मौजूद थी उसे देखकर मेरा खून खौल उठा क्योंकि वह तन्हा नहीं थी बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था जो कि आज छुट्टी पर था, इसलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। इस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिलाकर रख दिया था और उस पर ईशा की हालात में सारे हकीकत मुझ पर आ गई थी। वे दोनों मेरी पीठ पीछे जो खेल रच रहे थे उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। ये शहर वाले तो मेरी सोच से भी कहीं आगे थे। ईशा हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त बड़ा ही नामर्द किस्म का लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की है, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न तो जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस बात का यकीन हो गया कि वह यकीनन नामर्द है। जैसे मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती थी लेकिन उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं था। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं ईशा, तुम्हें मैं मिल गया हूँ, तुम मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल करता रहूँगा। तो ईशा कहने लगी कि वाकई ये मामा भांजे तो सच में नामर्द है। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को मैं तन्हाई में मिली भी तो उसने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की ज़िंदगी गुजारूँ कि मेरा पति समझता है कि वो मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरी जवानी के तकाजे कुछ और है। मुझे सिर्फ उसके पैसे ही नहीं बल्कि उसके साथ की भी ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद भी जब वह मुझे छोड़ गया तो फिर मैं क्यों ना गलत रास्ता इख्तियार करूं। ईशा ने खुले लफ्ज़ों में अपनी औकात और हकीकत मेरे सामने कर दी थी। मैं घर से बाहर निकल आया था क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी न बचता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि ईशा गलत है या फिर मेरे मामा, क्योंकि मेरे मामा ईशा को अकेला छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ईशा ने जिस तरह उनके भरोसे की धज्जियां खराब की थी वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैंने एक फ़ैसला किया और अपने मामा को फ़ोन कर दिया और उन्हें बताया कि ईशा उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो शायद तन्हाई से मर जाएगी, इसलिए मामा उसे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर मामा कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और मैं ईशा को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए ये बात मैंने उसे नहीं बताई। मामा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी मामी ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि मैं मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम ना आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि मामा के आने के बाद वह ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए क्योंकि गलती दोनों तरफ से ही हुई थी। इसलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और मामा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से ही था और जब मैं ही नहीं रहा तो उसका वहाँ कोई काम नहीं था। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि जो फ़ैसला मैंने क्या किया वह ठीक था या गलत।
क्या मुझे अपने मामा को ईशा की हकीकत से आगाह कर देना चाहिए था या नहीं? असल कसूरवार कौन था? क्या पति को अपनी बीवी को इस तरह छोड़कर परदेश जाना चाहिए? क्या आज के ज़माने में खुद को गंदगी से बचाना मुमकिन है? धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आएगी।